जब हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं तो वो काफ़ी कामिंग इफ़ेक्ट रखता है। ये स्टडी में भी ये देखा गया है कि जो लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में या नेचुरल हैबिटेट में आउटडोर्स के अंदर जनरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, वो स्ट्रेस जैसी बीमारियों से या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारियों से कम ग्रसित होते हैं। यानी जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, नेचर में जाते हैं, वो स्ट्रेस को या स्ट्रेस रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बचा के रख पाते हैं। नेक्स्ट आता है इट्स फन एंड एंटरटेनिंग। सिर्फ वाइल्ड लाइफ में जाकर, नेचर के बीच जाकर ही नहीं, इवन कई इस तरह के प्रोग्राम जैसे डिस्कवरी चैनल है और नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, इस तरह के कई सारे चैनल्स होते हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ, नेचर और एनिमल एक्टिविटीज़ और एनिमल लाइफ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। तो जब अगर नेचुरल लाइफ ही नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ ही नहीं होगी, तो किस तरीके से इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस बनेंगे, किस तरीके से इस तरह के एंटरटेनमेंट टेलीविज़न बनेंगे। तो लैक ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है अगर इस तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं हो। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड कल्चर। प्रिजर्विंग हेरिटेज और कल्चर से है हमारा मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो उसके कल्चर और उसकी हेरिटेज से जुड़ी हुई होती है। कई तरह के जोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं, कई तरह के जंगल होते हैं जिनकी ना सिर्फ इकोलॉजिकल वैल्यू रहती है या एनवायरमेंटल वैल्यूज़ रहती हैं, बल्कि उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ भी होती हैं और उसकी कल्चरल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो जब हम उस वाइल्ड लाइफ, उस हैबिटेट को प्रिजर्व करते हैं, हम एक तरीके से वहाँ के हेरिटेज और वहाँ के कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अफ्रीकन सफारी की बात करते हैं, हम जब अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, तो हम साथ साथ वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ जाने वाले जो आदिवासी जनजातियाँ हैं, जो जीवन है, उनका कल्चर है, उनका हेरिटेज है, उसको भी इनडायरेक्टली हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम वहाँ के जंगलों को ख़त्म कर देते हैं तो उस जंगलों के ख़त्म होने से वहाँ रहने वाले आदिवासी जो जनजातियाँ हैं, जीव हैं, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, उनका आवास ख़त्म हो जाएगा, जनजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जनजातियों के ख़त्म होने के साथ उनकी जो हिस्ट्री, उनका हेरिटेज, उनका कल्चर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ की पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे हम जब हैबिटेट को या फिर हम जोग्राफिकल एरिया को या इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ इनडायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर एरिया के हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रमोट टूरिज़्म अट्रैक्शन। कई लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म का एक मेन फोकस रहता है, यानी लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे वो नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ और जंगलों को देख सकें। इन दैट केस, अगर हम जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं तो वो एक तरीके से टूरिज़्म को भी बढ़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अमेज़न की बात करें, साउथ अमेरिका के अंदर कई कंट्री जैसे तंजानिया है, कोस्टा रिका, केनिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं ज़्यादातर वहाँ की बिल्डिंग्स को नहीं या वहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नहीं, बल्कि वहाँ नेचर को उसकी ट्रू फॉर्म के अंदर देखने के लिए जाते हैं। तो नेचर को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो एक तरीके से हम टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। यानी लोग इको टूरिज़्म, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। इको टूरिज़्म के अंतर्गत लोग वहाँ के इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ को उसकी ट्रू नेचुरल फॉर्म के अंदर देखना पसंद करते हैं। तो जब हम इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं तो एक तरीके से हम टूरिज़्म यानी इको टूरिज़्म को भी हम प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे तो हम टूरिज़्म को भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जंगल के अंदर कोई भी जीव अकेला नहीं है, सभी के सभी जीव किसी न किसी फूड चेन और फूड वेब का हिस्सा होते हैं। तो जब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखते हैं, हम इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, या हम पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को मेंटेन करते हैं, या उसकी हम वाइल्ड लाइफ को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सभी जीवों को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी जीव अकेला नहीं है। हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वहाँ के प्लांट्स पर डिपेंड है, कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये साइकिल इस तरीके से लगातार चलता रहता है।
तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया से एक भी जीव को हम हटा दें तो दूसरे जीव के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी जंगल से एंटीलॉप्स को हटा दें तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जैसे बड़ी कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, उनके सर्वाइवल पर पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास शिकार करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरीके से हमें सब कुछ मेंटेन करना होता है, और इस तरीके से हम एक कंप्लीट जो साइकिल है या कंप्लीट हम एक वेब है उसको मेंटेन करते हैं। प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करके हम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हर एक इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर रोल होता है और वो रोल इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन करते हैं। तो अगर हम एक चीज़ को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से हम कार्निवोरस एनिमल्स को हटा दें तो हर्बीवोरस एनिमल्स की नंबर बढ़ जाएंगे। अगर हर्बीवोरस एनिमल्स का नंबर बढ़ेगा तो प्लांट्स का नंबर घटेगा। तो इस तरीके से मतलब ये है कि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रोल है, तो उस पूरी स्टेबिलिटी को, उस पूरे साइकिल को मेंटेन करना ज़रूरी है। हमें हर चीज़ को, हर एक सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्लांट्स हटाते हैं या प्लांट्स की नंबर कम होता है तो सूखा पड़ सकता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, यानी रेगिस्तान बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर जंगलों को ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है तो भी पूरे के पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज कैन इन्हेंस फूड सिक्योरिटी। कैन इन्हेंस फूड सिक्योरिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रोल्स में से एक है फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना। नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन करके प्लांट्स के या फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को रोक कर हम फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो जंगल होते हैं वो बरसात का रीज़न बनते हैं, बरसात होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो जंगल होते हैं वो बाढ़ को भी रोकते हैं। तो एक तरीके से जो खेत हैं हमारे या फिर वेजिटेशन है उसको प्रमोट करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और एक कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन जो है उसको मेंटेन करने के अंदर या हमारी फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने के अंदर ये हेल्प करते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग, नेचर को उसके ट्रू फॉर्म में देखना ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। नेचर को इसके अपने प्योर फॉर्म में देखने पर बच्चे कई चीज़ें सीखते हैं, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उनके ग्रोथ रेट पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। यही कारण है कि बच्चों को ज़ू में, गेम पार्क्स में ले जाना एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को ज़ू और पार्क्स में, नेचर के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर एजुकेशनल टूर्स के फॉर्म में ले जाया जाता है और उनको नेचर को उसके ट्रू फॉर्म में एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाता है। तो अगर नेचर प्रिजर्व होगी, वाइल्ड लाइफ अवेलेबल होगी तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। इम्पॉर्टेंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू रिसर्च, एनिमल्स और प्लांट्स, और यहाँ पे ख़ास तौर पे प्लांट्स को जिक्र करना ज़रूरी है। हमेशा से ही मेडिसिनल डिस्कवरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहे हैं। हालांकि आज हम कई हज़ारों लाखों स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं एनिमल और प्लांट्स की, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अभी भी लाखों ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको डिस्कवर करना, जिनको स्टडी करना अभी बाकी है। तो ऐसे कई तरह की डिजीज़ नोन हैं जिनके लिए कोई भी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की जो रिसर्च है, यानी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके हम उन प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर में वो मेडिसिनल सोर्सेज का काम कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त क्रिएशन ऑफ जॉब है, प्रोटेक्ट द लाइवहुड और नॉलेज ऑफ इंडिजियस पीपल हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचर को प्रिजर्व करना, ये रीजंस हैं जो वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन को हमें इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। अगर हम आज अपने नेचर को या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे तो ही हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये वाइल्ड लाइफ जो है वो बची रहेगी।